हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एट योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ापुर। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि सीबीएसई के लिए क्लास 12th और आरबीएसई के लिए क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम लोग इसका चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि आप लोग टाइटल देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो बात होगी हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस बिफोर इंडिपेंडेंस, मीन्स बिफोर 1947, जब हम आज़ाद हुए थे। हम स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम हमारी इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशंस थी। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स। स्टूडेंट्स, हमारी इकोनॉमी बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल्स काफ़ी वेल डेवलप्ड थी। काफ़ी हमारी यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, बेसिकली सिल्क, कॉटन, प्रीशियस स्टोन्स और मेटल से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो थी वर्ल्ड वाइड एंजॉय की जाती थी। लेकिन जब से हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल बने, तब से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को डिग्रेड किया और उसको डेवलप करने के कोई भी एफर्ट्स नहीं किए हैं। बेसिकली जो एक बंगाल, जो बांग्लादेश है, वहाँ की कैपिटल ढाका, जिसका पहले नाम ढक्कन था, ढक्कन, वहाँ की एक काफ़ी फेमस वेराइटी है कॉटन सिल्क की, जिसको मुस्लिन कहा जाता है, मलमल जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसकी एक फाइन वेराइटी आती है मुस्लिन। ये बांग्लादेश ढक्कन, जो प्रेजेंट में ढाका उसका नाम है, वहाँ की एक फेमस वेराइटी थी कॉटन और सिल्क के अंदर, जो वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी हैंडीक्राफ्ट के अंदर। उसके बाद कुछ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुछ पॉलिसीज परस्यूट की, लेकिन उनका जो मेन मोटिव था वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था। उनका जो मेन मोटिव था वो था इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना और फिनिश गुड्स का उसको एक इंपोर्टर के रूप में बनाना था। बिकॉज इंडिया के पास एक लार्ज मार्केट अवेलेबल था, तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम इंडिया से रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पर फिनिश गुड्स बनाएंगे, कॉटन एंड टेक्सटाइल के गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से जो फिनिश गुड्स आएगा वो हम इंडिया को सेल करेंगे। इस तरह की स्ट्रेटेजी थी। इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ यहाँ के लिए पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन उनका मेन मोटिव इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं था। उन्होंने हमारी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को भी एस्टिमेट करने की कोई एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन उस टाइम पर कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जिन्होंने अपने लेवल पर हमारी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के एफर्ट्स किए थे। और उसमें सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी। स्टूडेंट्स, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द पुअर्टी अंडर अन ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में उन्होंने नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर एस्टिमेट करी थी और उन्होंने सबसे पहले इंडिया में पुअर्टी एस्टिमेशन के भी एफर्ट्स दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इनके साथ कुछ और पर्सन्स के नेम हमें ध्यान रखने हैं जिन्हें नोटेबल इकोनॉमिस्ट हम लोग कह सकते हैं, जिसमें फिंडले सिरास, विलियम डिगबाई, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो हमें लर्न करने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्टिमेट था पर कैपिटा इनकम का, वो वी.के.आर.वी. राव का एस्टिमेट माना जाता है। वी.के.आर.वी. राव ने जो एस्टिमेट्स दिए हैं उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी या प्रोडक्टिविटी की जो ग्रोथ रेट थी एनुअली, वो 2% से भी कम थी। और हाँ, हमारी पर कैपिटा आउटपुट जो था वो 0.5% से भी कम था। तो ये एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का कि ब्रिटिश रूल्स के टाइम पर हमारी इकोनॉमी का जो लेवल था बहुत लो लेवल डेवलपमेंट था, यानी एक तरह से नेग्लिजिबल डेवलपमेंट था। फिर हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो चलिए, टॉपिक है हमारे सामने एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्स 85% पॉपुलेशन रिसाइड इन इंडिया एंड देयर मेन लिवलीहुड सोर्स वॉज एग्रीकल्चर। स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय हमारी 85% जो पॉपुलेशन थी वो मेनली रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती थी और उन सभी का जो मेन लिवलीहुड सोर्स था, अपना जीवन यापन करने का जो उनका सोर्स था, वो क्या था? एग्रीकल्चर ही था। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के भी कोई एफर्ट्स नहीं किए और हमारी जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई? स्टेगनेंट होने लगी, मतलब धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल आने लग गया।
उसके हम स्टेगनेशन का मतलब होता है जीरो लेवल ऑफ ग्रोथ, और स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब ग्रोथ लेस डेवलपमेंट और ग्रोथ लेस इकोनॉमी, जिसको हम लोग स्टेगनेंट इकोनॉमी बोलते हैं, जिसमें 0% ग्रोथ हो, ऐसी इकोनॉमी हमारी बन गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर की स्पेशली। और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेगनेशन का सबसे बड़ा रीजन आता है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या है? ये लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम भी है। यहाँ पर कुछ जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, जो फार्मर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, जिनके पास खुद की लैंड नहीं थी, वो जमींदार लोग क्या करते थे, फार्मर्स से, टेनेंट्स से, जो कल्टीवेटर्स थे, उनसे एग्रीकल्चर का रेंट कलेक्ट करते थे, और उस रेंट का कुछ पोर्शन जो है वो ब्रिटिशर्स को पे करते थे, कुछ अपने पास रखते थे। इस तरह का सिस्टम था। तो इस सिस्टम में उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के कभी एफर्ट्स नहीं किए। हमारी एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो कब होता है, जब हम उसमें पर्टिकुलर पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, उनमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते थे, वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करते थे, वो पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड नहीं करते थे, वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड नहीं करते थे। तो उन्हें केवल प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं था, उनको अपने रेंट कलेक्शन से मतलब था, और उसके लिए उन्होंने जमींदार्स को अपॉइंट कर रखा था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमारी एग्रीकल्चर के जो पैटर्न था, हम पहले फूड क्रॉप्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, जिसमें वीट, राइस ये सब आते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि इंडिया फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं करे, उसकी जगह वो कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करे, जिससे उन्हें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल एज ए कॉटन, सिल्क और जूट प्रोवाइड हो सके, इंडिगो, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए वो एफर्ट्स करते थे, और उन पर फोर्स करते थे फार्मर्स पर कि आप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसका आपको उससे बेनिफिट तो ये हुआ कि फार्मर्स की कुछ इकोनॉमी की कंडीशन तो इंक्रीज हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया। फार्मर्स के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था, और इंडिया को अपना फूड ग्रेन जो है वो यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ऐसे हमारी एग्रीकल्चर की सिचुएशंस हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की सिचुएशन हम लोगों ने स्टडी करी है। किस टाइम के लिए? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वी कैन से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए, हम अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके आगे सक्सेसिव क्लासेस में हम फॉरेन ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड जय भारत।